जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं और उस क्रम में आज ये अपना चौथा वीडियो है, चौथी क्लास है। इसमें हम लोग यूपी पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे, समझेंगे। और अगर आप यूपी के 75 जिले में से किसी भी जिले से संबंध रखते हैं या यूपी के बाहर के हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं यूपी में प्रधानी का जो चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव होता है, जो बीडीसी, डीडीसी और जिला पंचायत का चुनाव होता है, उन सबको जरूर आपने सुना होगा। और कितनी ज्यादा उसमें रंगबाजी होती है, ये सब आपने महसूस भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा। जो यूपी के होंगे वो तो भैया बखूबी जानते हैं। शायद ही कोई ग्राम सभा इस बार बाकी हो यूपी के प्रधानी के चुनाव में जहां पर न चला हो। भावनाएं समझिएगा। पर हेड 1000 रुपए, 2000, पहले जमाना बीत गया जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, और कमिटमेंट और वादे पर ही वोट दे दिया करते थे। बाद में समय बीतता गया और दारू, एक दिन पहले जिसने जितनी दारू पिला दी उतना उसने वोट खींच लिया। और एक बार क्या हुआ, जमाना बदला। अब जमाने में दारू तो चाहिए चाहिए, नाश्ता पानी खर्चा चाहिए चाहिए, साथ में भैया ये चलने लगा। तो अगर कोई ग्राम सभा हो जहां पर ना चला हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चला हो तो ये अंदर की बात है, रखे रहिएगा, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। यूपी पंचायती राज व्यवस्था, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, कौन समिति? बलवंत राय मेहता, जिनको ना भारतीय पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज। भारतीय पंचायती राज का पिता कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1956 में, और इसने 57 में क्या दिया, अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को। और देन आफ्टर 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखना, राजस्थान में पंचायती राज लागू हो गया। खेतड़ी ग्राम सभा थी और जिला था नागौर। ओके, तो खेतड़ी ग्राम सभा और डिस्ट्रिक्ट है नागौर, जहां पर राजस्थान में पंचायती राज लागू किया गया। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो याद रखना, भूलना मत। इससे संबंधित अशोक मेहता समिति भी है, मनु सिंघवी समिति भी है, और सारी समितियां हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट सरकार ने नहीं मानी। और फाइनली किसकी रिपोर्ट लागू की गई पंचायती राज व्यवस्था में? बलवंत राय मेहता समिति की। क्लियर ना? अब याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी, जो लागू की गई, वो त्रिस्तरीय है। पर बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट दी उसमें इन्होंने कहा कि जो भारत का पंचायती राज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्वरूप है, वो द्विस्तरीय नहीं बल्कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? कितने लेवल होने चाहिए, कितने लेयर होनी चाहिए, कितनी कैटेगरीज होनी चाहिए? 3। क्लियर? 3। याद रखना, पंचायती राज को चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, ये क्या है? रूरल एरिया, हाँ, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है। ये वाली कैटेगरी क्या है भाई? तो याद रखना, ये ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया है। और ये क्या है? तो याद रखना, ये है शहरी क्षेत्र। क्या है भाई? शहरी क्षेत्र। तो चाहे शहरी क्षेत्र हो, याद रखना, चाहे वो अर्बन एरिया हो और चाहे वो रूरल एरिया हो। ये कैटेगरीज कितनी की गई हैं? तो 3 कैटेगरीज हैं। क्लियर? 2 मत लिख देना कि पंचायती राज को भारत में या यूपी में कितने स्तर में बांटा गया है। तो याद रखना, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जो ढांचा है पंचायती राज का यूपी में या इंडिया में, वो क्या है? त्रिस्तरीय है। क्लियर? गांवों के केस में समझ लीजिए, एक गांव होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे यूपी के, वहां पर
ग्राम प्रधानी का चुनाव भी होता है, बीडीसी का भी चुनाव होता है और डीडीसी का भी चुनाव होता है। तो ग्राम लेवल पे जो चुनाव होता है वो प्रधानी का चुनाव होता है या सरपंच का चुनाव होता है, इसी को मुखिया का चुनाव भी बोलते हैं। क्लियर? तो प्रधान या सरपंच का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है ग्राम लेवल पे, ग्राम सभा लेवल पे। क्लियर? फिर होता है प्रखंड या ब्लॉक लेवल पे किसका चुनाव होता है? बीडीसी का चुनाव होता है। और यही बीडीसी बाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसका चुनाव होता है? डीडीसी का चुनाव होता है। यही डीडीसी जिला पंचायत सदस्य बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखना, ग्राम प्रधान के चुनाव में हम आप लोग वोट करते हैं। क्लियर? जो ब्लॉक लेवल पे बीडीसी का चुनाव होता है हम लोग वोट करते हैं, डीडीसी का चुनाव होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग वोट करते हैं। लेकिन बाद में यही जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं डीडीसी, वो किसको चुनते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को, जो कलेक्टर के लेवल का माना जाता है, जिले में जो डीएम होता है उसके लेवल का माना जाता है। क्लियर? और बीडीसी ब्लॉक लेवल पे चुना जाता है, ब्लॉक प्रमुख। ठीक ना? बीडीसी चुनते हैं किसको? ब्लॉक प्रमुख को। तो याद रखना, भूलना मत। गांव लेवल में सबसे ताकत और पद, सबसे बड़ा पद कौन होगा? प्रधान का, सरपंच का, मुखिया का। जबकि प्रखंड लेवल पे, जबकि ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक प्रमुख का और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे तो याद रखना है जिला पंचायत अध्यक्ष का। क्लियर? तो एक जो गांव होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, वहां पर तीनों का चुनाव होता है, प्रधानी का भी, बीडीसी का भी और डीडीसी का भी। जबकि जो शहरी क्षेत्र है, जो अर्बन क्षेत्र है, अर्बन एरिया है, वहां पर तीनों नहीं होगा। जो शहरी क्षेत्र है वो क्या होंगे? या तो वहां नगर निगम होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, या फिर नगर पालिका होगी। क्लियर? म्युनिसिपैलिटी होगी। याद रहेगा ना? इन दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है। तो याद रखना, जो गांव होता है वहां तो ये चुनाव होते ही होते हैं, लेकिन जो मुख्यालय, जो शहर सिटी से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है, टच करता है, उस 2 4 10 8 10 12 किलोमीटर के दायरे को नगर निगम या फिर नगर पालिका या शहरी क्षेत्र घोषित किया जाता है वहां के जिला प्रशासन के द्वारा। क्लियर ना? तो याद रखना है, भूलना नहीं आपको। तो जो शहर होगा, सिटी होगा, वहां पर नगर निगम होता है। लेकिन जो टाउन होगा, क्या होगा? जो टाउन होगा, जो कस्बा होगा, वहां पर क्या होता है? नगर पालिका और नगर परिषद होती है। बल्कि जो शहर होते हैं, सिटी होते हैं, वहां पर आपको नगर निगम मिलेगा। जैसे आप जानते होंगे, योगी गवर्नमेंट ने क्या किया? मथुरा और अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया। पूर्ण रूप से शहर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, और बाबा की गवर्नमेंट है, सरकार है, तो उन्होंने इसको प्रायोरिटी दी और मथुरा और अयोध्या को भी नगर निगम का दर्जा दिया। जनरली नगर निगम कैसे बनता है? तो इसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उसके करीब होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? शहर होना चाहिए, या जो पुरानी नगर होते हैं उन्हीं को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। तो ये दो बेस जनरली माने जाते हैं। जब यूपी की एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे, आप भारत सरकार की किताब पढ़ोगे एनसीईआरटी की, तब आपको ये पता चलेगा कि शहर किसे कहते हैं, टाउन किसे कहते हैं। और अगर आप गांव के हो, आप अगर यूपी के हो, तो अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। शहर का मतलब क्या हुआ? जहां पर लाइट बढ़िया रहती हो, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हो, बड़ी बड़ी सड़कें हो, बढ़िया सड़कें हो। नहीं हुआ क्लियर? बाजार मार्केट बड़ी हो, ऐसे हम क्षेत्रों को शहर बोलते हैं। हुआ क्लियर? और आबादी भी मैटर करती है। तो नगर निगम समझ में आ गया कि जनरली जो पुरानी सिटीज होती हैं, सिटी होते हैं, नगर होते हैं, शहर होते हैं, उन्हीं को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। क्लियर? जैसे लखनऊ नगर निगम, जैसे कानपुर नगर निगम, आगरा नगर निगम, मेरठ नगर निगम। क्लियर? तो अभी जल्दी में किसको दर्जा दिया गया? मथुरा और अयोध्या को भी नगर निगम का दर्जा दिया गया।
नगर पालिका, नगर परिषद, ये क्या होती है? तो ये ना शहर और गांव के बीच का रास्ता होता है। जनरली जो टाउन होता है, जो कस्बा होता है, वो शहर से टच करता होता है। क्लियर? क्या करता होता है? टच करता रहता है, और टच करने के कारण ही तेजी से टाउन का विकास होता है। एक समय के बाद ऐसा होता है कि टाउन क्या बन जाता है? नगर बन जाता है, सिटी बन जाता है। क्लियर? तो टाउन पूरी तरीके से शहर नहीं होता है, जबकि जो शहर, जो नगर होता है, वहां पर सारी प्रकार की फैसिलिटीज होती हैं। टाउन में कंपैरिजन ऑफ सिटीज कम फैसिलिटीज होती हैं। क्लियर? तो चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, यहाँ पर किसका चुनाव होता है? निगम पार्षद का। किसका? वार्ड मेंबर का, निगम पार्षद का। क्लियर? और बाद में यही जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो निगम पार्षद होते हैं, वो फिर अपना मेयर चुनते हैं, वो फिर अपना क्या चुनते हैं? महापौर चुनते हैं, वो अपना चेयरमैन चुनते हैं। क्लियर? तो जैसे बीडीसी और डीडीसी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वैसे ही जो वार्ड मेंबर होता है नगर परिषद या नगर पालिका परिषद या नगर निगम का, तो वो किसको चुनता है? चेयरमैन को चुनता है, अपना मेयर चुनता है, महापौर चुनता है। हुआ क्लियर? याद रहेगा, भूल जाएंगे आप? इससे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप प्रश्न करना, और आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन देंगे। शायद ऐसा कोई प्रश्न हो जो आप ना कवर कर पाते हो। प्रश्न पूछा गया है कि ये बताइए, जो वार्ड मेंबर होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, उनका काम क्या होता है? तो याद रखना, जो सड़कें वगैरह होती हैं, जो मोहल्ले बने होते हैं, वहां पर रोड लाइट वगैरह लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह, वो अगर खराब जाए तो उनका देख रेख की जिम्मेदारी निगम पार्षद की है? तो शहरी या फिर जो नगरीय क्षेत्र है उसका शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी है, उसका देख रेख इसकी जिम्मेदारी है। और सेम ऐसे ही होता है ग्रामीण क्षेत्र में भी। यहाँ पर भी प्रधान के काम बटे होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के काम बटे होते हैं, जो डीडीसी वगैरह के काम बटे होते हैं। क्लियर? तो एक ग्रामीण क्षेत्र होगा जहां पर गांव लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों के इलेक्शन होते हैं। बट हियर वी कैन सी ओनली सिंगल इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ वार्ड मेंबर इलेक्शन। क्लियर? नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद चुनाव कहलाते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये क्या है? यूपी पंचायती राज। क्या है? यूपी पंचायती राज। तो सोचिए, हमारे देश में गांव लेवल से लेकर और सेंट्रल लेवल तक किस तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। याद रखना, जो गांव का प्रधान होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं मानता है। कहते नहीं, कहो प्रधान हो गई लगा, मतलब प्रधान हो गए। प्रधान मतलब बहुत बड़ी ताकत है सरपंच होना। कहीं कहीं तो गोली बंदूक वगैरह चल जाती हैं, है ना? तो ऐसे नहीं, मारपीट तो होती है। कितने लोग होते हैं ना, वो पूरी तरीके से ओपन ही नहीं कर पाते अपने आप को कि मैं ए के सपोर्ट में जाऊं या बी के या सी के, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ए का हमने सपोर्ट किया और ये हार गया तो फिर बी वाला हमारा कभी काम नहीं करेगा, सी कैंडिडेट मेरा कभी काम नहीं करेगा। जनरली जो पंचायती राज के प्रतिनिधि होते हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्लियर? उनको चाहे कोई वोट किया हो ना किया हो, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने नगर का विकास करना चाहिए। लोगों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और वो व्यक्ति जो लास्ट ईयर आपका विरोधी था, लास्ट टेन्योर में, नेक्स्ट टेन्योर में शायद आपका सपोर्टर हो जाए। क्लियर? तो पंचायती राज में याद रखना, महिलाओं के लिए ना 33% सीटें रिजर्व हैं। यूपी में कितनी परसेंट सीटें रिजर्व हैं? 33% सीटें रिजर्व हैं। 33%। देखा होगा गांव में ना, क्या होता है, जो पंचायती राज में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर कभी कभी जनरल सीट आती है। जनरल सीट में
क्या हो गया, कभी कभी फीमेल सीट आ जाती है, महिला सीट आ जाती है, तो महिला को चुनाव लड़ना पड़ता है। हाँ, और कभी कभी ओबीसी सीट आती है, ओबीसी लड़ेगा, कभी कभी एससी सीट आती है, एससी लड़ेगा, कभी कभी एसटी सीट आती है, एसटी लड़ेगा। क्लियर? तो याद रखना, जब कभी किसी भी क्षेत्र में पंचायती राज के शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में महिला के लिए सीट आरक्षित होती है, रिजर्व होती है, तो वहां पर केवल महिला कंटेस्टेंट ही दावा कर सकती हैं, महिलाएं ही दावा कर सकती हैं। क्लियर? तो क्या करता है, पुरुष कोई व्यक्ति है किसी भी क्षेत्र का, मान लो किसी भी ग्राम सभा का 10 साल से प्रधान है। क्लियर? और वहां पर सीट क्या आ गई, महिला सीट आ गई, क्या करेगा, अपनी बीबी कहेगा कहां गई, हाँ बताइए स्वामी जी, आओ चुनाव लड़ो। तो और बड़ी फोटो अपनी अपनी देगा, और छोटी सी फोटो एक जगह अपनी पत्नी की दे देगा, धर्म पत्नी की। गांव वालों को पता होता है, क्षेत्र वालों को पता होता है कि पूरी प्रधानी कौन करेगा, इसका पति ही करेगा। बस चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वो व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ सकता है, ऑफिशियल नहीं चुनाव लड़ सकता है, इस कारण से महिला उम्मीदवार बनाई गई है। हुआ क्लियर? सरकार ने क्या सोचा, पंचायती राज इसलिए लागू किया ताकि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, लोकल क्षेत्र में, लोकल एरिया में, क्षेत्रीय जो चुनाव है उनमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि बढ़े, महिला प्रतिनिधि बढ़े। लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज किया, कहीं महिला सीट आती है तुरंत अपनी महिला को, अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, बस सिग्नेचर रहेगा महिला का, मोहर और सब उसका प्रति रखे रहता है। समझ में आया? बाद में क्या हुआ, 74 अमेंडमेंट हुआ, 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ 1992 में। किसके समय में, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में। और फिर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर? तो जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। 74 जो अमेंडमेंट है 1992, ये शहरी क्षेत्र से संबंधित है। हुआ क्लियर? तो याद रखना, 73वां संविधान जो संशोधन है 1992, वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 ये शहरी क्षेत्र से संबंधित है। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित 74 अमेंडमेंट, और ग्राम लेवल पे, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे जो पंचायती राज है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, उससे संविधान संशोधन कौन सा रिलेटेड है, 73। और इसी के द्वारा फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची शेड्यूल भी जोड़ी गई हमारे संविधान में। क्लियर? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 शेड्यूल जुड़ी, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं शेड्यूल जोड़ी गई। क्लियर है ना? ये पूरा स्ट्रक्चर यूपी पंचायती राज का समझ में आया? तो समझ में आया हो तो दोस्त यार में शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेकर आता हूं यूपी से संबंधित सारी जानकारी अब आपके माइंड में होगी। ज्यादा रटना नहीं है, टोटल समझना है यूपी को, और फिर यूपी पे ऐसी कमांड बनानी है कि यूपी से संबंधित सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट एकदम हलवा हो जाए। क्लियर?